नमस्कार। आज जो मणिपुर में हम संघर्ष देख रहे हैं ना, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, सदियों पुरानी। तो चलिए इस पूरी जटिल कहानी को एक एक करके परत दर परत समझते हैं। तो आज की स्थिति को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हम शुरू करेंगे वहां की जमीन और लोगों से। फिर देखेंगे कि कैसे साम्राज्यों और युद्धों ने इस जगह को आकार दिया, कैसे कानून ने राज्य को बांटा, उग्रवाद कैसे पनपा और फिर ये संघर्ष का चक्र कैसे शुरू हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मणिपुर के भूगोल और वहां की आबादी को समझते हैं, क्योंकि सच पूछिए तो पूरे मुद्दे की जड़ यहीं पर है। मणिपुर की जमीन को देखें तो एक बहुत ही साफ बंटवारा नजर आता है। बीच में छोटी सी घाटी है जो कुल जमीन का सिर्फ आप कह सकते हैं 10% हिस्सा है, और इस घाटी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं पहाड़ जो बाकी 90% इलाके में फैले हैं। और देखिए, ये जो जमीन का बंटवारा है ना, ये सिर्फ भूगोल तक ही सीमित नहीं है। यही बंटवारा यहाँ के लोगों के बीच भी दिखता है। जो मैतेई समुदाय है वो मुख्य रूप से इसी घाटी में रहता है, और जो नागा और कुकी जनजातियां हैं वो इन विशाल पहाड़ी इलाकों में बसी हुई हैं। चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं इतिहास में और देखते हैं कि कैसे आधुनिक भारत के बनने से बहुत पहले ही इस क्षेत्र में बंटवारे की नींव पड़नी शुरू हो गई थी। कहानी शुरू होती है 18वीं सदी में। कांगलेपाक नाम का एक मैतेई साम्राज्य था जिसने हिंदू धर्म अपनाया और इसका नाम पड़ा मणिपुर। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 1819 में बर्मा ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। इस तबाही से बचने के लिए मणिपुर के राजा को एक नई ताकत से मदद मांगनी पड़ी, और वो थे अंग्रेज। बर्मा के कब्जे का ये जो दौर था वो बहुत ही क्रूर था। स्थानीय भाषा में इसे चाही टारेट खुंटाक पा कहते हैं, मतलब 7 साल की तबाही। और ये घटना आज भी वहां के लोगों की यादों में एक बहुत गहरे जख्म की तरह है। और यहीं से खेल बदलता है। अंग्रेजों ने एक बहुत ही कह सकते हैं चालाकी भरा फैसला लिया। उन्होंने मणिपुर को एक रियासत बना दिया, मतलब राजा का राज तो रहेगा, लेकिन अंग्रेजों ने इसे 2 तरह से चलाया। जो घाटी वाला कीमती इलाका था उस पर उन्होंने सीधा अपना कंट्रोल रखा, और जो पहाड़ी इलाके थे जहां जनजातियां रहती थीं उन्हें काफी हद तक अपने हाल पर ही छोड़ दिया। तो फिर सवाल उठता है कि जब भारत आजाद हुआ तब क्या हुआ। चलिए देखते हैं कि अंग्रेजों के जमाने का ये जो बंटवारा था उसे आजाद भारत के कानूनों ने कैसे और भी पक्का कर दिया। भारत की आजादी के बाद मणिपुर का भारत में मिलना कोई एक दिन का काम नहीं था। ये कई चरणों में हुआ। पहले 1947 में राजा ने कुछ अधिकार भारत को दिए। फिर 1949 में कहा जाता है कि दबाव में आकर उन्होंने एक विलय समझौते पर दस्तखत कर दिए, जिससे मणिपुर पूरी तरह भारत का हिस्सा बन गया। और फिर काफी सालों बाद 1972 में जाकर मणिपुर को एक पूरे राज्य का दर्जा मिला। अब इसी दौर को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद है जो आज तक चल रहा है। मैतेई समुदाय का कहना है कि जब विलय हुआ था तब उन्हें एक जनजाति का दर्जा मिला हुआ था जो बाद में उनसे छीन लिया गया। दूसरी तरफ कुकी समूह इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। उनका कहना है कि मैतेई तो हमेशा से एक ताकतवर और विशेषाधिकार वाला समुदाय रहे हैं, और आजादी के बाद भी ये बंटवारे की नीति एक तरह से जारी रही। 1960 में एक जमीन का कानून आया, मणिपुर लैंड रिफॉर्म एक्ट। इस कानून ने एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर दिया। इसके मुताबिक घाटी में रहने वाले मैतेई लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन पहाड़ी इलाकों के नागा और कुकी लोगों को पूरे राज्य में, यहां तक कि घाटी में भी जमीन खरीदने की इजाजत थी। और फिर सरकारी वर्गीकरण ने इन पहचानों पर एक तरह से मोहर लगा दी। 1965 में लोकुर कमेटी ने कुछ मानदंड तय किए, जैसे कि कौन सी जनजातियां पिछड़ी हैं या अलग थलग रहती हैं। इस आधार पर नागा और कुकी समुदायों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया गया, लेकिन मैतेई समुदाय को या तो एससी या ओबीसी में रखा गया। उन्हें एसटी का दर्जा नहीं मिला, और इस एक फैसले ने कानूनी और सामाजिक खाई को और भी ज्यादा चौड़ा कर दिया। अब जब इतिहास में इतनी शिकायतें हों और कानून भी बंटवारा करे तो नतीजा क्या होता है? संघर्ष। और यहीं से मणिपुर में कई हथियारबंद उग्रवादी गुटों का जन्म हुआ। और देखिए, ये कोई एक तरफा संघर्ष नहीं था। यहां 3 अलग अलग गुटों की 3 बिल्कुल अलग अलग मांगें थी। एक तरफ मैतेई उग्रवादी थे जो कहते थे कि 1949 का विलय ही गैरकानूनी था और उन्हें एक आजाद मणिपुर चाहिए।
दूसरी तरफ नागा उग्रवादी थे जो ग्रेटर नागालैंड यानी एक अलग नागा देश की मांग कर रहे थे जिसमें मणिपुर का भी बड़ा हिस्सा शामिल हो। और फिर थे कुकी उग्रवादी जो भारत के अंदर ही एक अलग कुकीलैंड राज्य चाहते थे। अब इस मामले को और भी पेचीदा ये बात बना देती है कि नागा और कुकी दोनों ही जिन इलाकों पर अपना दावा करते हैं वो इलाके एक दूसरे से टकराते हैं, मतलब एक ही जमीन पर दो दावेदार। इसका नतीजा ये हुआ कि इन समूहों का संघर्ष सिर्फ सरकार से ही नहीं रहा, बल्कि ये दोनों आदिवासी समुदाय आपस में भी बुरी तरह से भिड़ने लगे। और इन सब अलग अलग मांगों के उलझे हुए जाल ने एक ऐसे दुखद चक्र को जन्म दिया है जिसमें हिंसा होती है, फिर कुछ वक्त के लिए शांति होती है और फिर से हिंसा भड़क उठती है। इस आपसी संघर्ष का एक बहुत ही भयानक उदाहरण है 13 सितंबर 1993 की घटना। उस दिन नागा समूहों के साथ हुई झड़पों में 115 से भी ज्यादा कुकी नागरिक मारे गए थे। कुकी समुदाय के लिए ये दिन आज भी कुकी ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। अब सरकार ने भी संघर्ष को काबू में करने की कोशिशें की हैं। एक तरफ तो एफएसपीए जैसा सख्त कानून लगाया गया जो सुरक्षा बलों को काफी ज्यादा अधिकार देता है। वहीं दूसरी तरफ 2008 में करीब 25 कुकी गुटों के साथ एक समझौता किया गया जिसे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन या एसओओ एग्रीमेंट कहते हैं। इसका मकसद था कि भाई हथियार रोको और बातचीत की टेबल पर आओ। आज के तनाव के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है आबादी से जुड़ी चिंताएं। मैतेई समुदाय के लोग आंकड़े दिखाते हैं कि देखिए 1901 में राज्य की कुल आबादी में उनका हिस्सा 60% था, जो 2022 तक आते आते सिर्फ 49% रह गया है। और इसी वजह से उनमें यह डर घर कर गया है कि कहीं वो अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक न बन जाए। और ये सब हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब भूगोल, कानून और पहचान हर स्तर पर इतनी गहरी खाई खोद दी गई हो, जब एक ही जमीन के लिए इतने सारे दावेदार हों, तो ऐसे में स्थायी शांति का रास्ता आखिर निकलेगा तो कैसे?